ओके सो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम लोग गायनी के अंदर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ऑलमोस्ट गायनी सारी ही बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पेपर जो है वो पूरी बुक में से कहीं से भी आ जाता है। सो बेटे जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ना है दैट इज बेसिकली सब फर्टिलिटी। अब पहले आपने ये समझना है कि टर्म से क्या मुराद है। सब फर्टिलिटी का मतलब वो लोग जो फर्टाइल नहीं है। पहले इसके लिए इनफर्टिलिटी का टर्म यूज़ की जाती थी, लेकिन फिर चूंकि ट्रीटमेंट से बहुत सारे लोगों को दोबारा फर्टाइल किया जा सकता है, कुछ ऐसे मसले होते हैं जिनको ट्रीट किया जा सकता है, तो इसलिए इसके लिए क्या टर्म यूज़ कर ली गई, सब फर्टिलिटी। अब सब फर्टिलिटी का पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि आपने एक कपल को सब फर्टाइल कब डिक्लेयर करना है। अगर उनकी शादी हुई है, 6 महीने हुए हैं, उसमें से 7 वो सिर्फ 2 महीने रहे हैं और फिर वो आ गई है कि बच्चे नहीं हो रहे, तो क्या आप उसको सब फर्टाइल लेबल करके उसकी फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे? नहीं। आपने याद रखना है कपल को तब हम सब फर्टाइल कपल कहते हैं, तब हम सोचते हैं कि हाँ कोई मसला हो सकता है, जब वो पिछले 12 महीने एक दूसरे के साथ रहे हैं और उन्होंने कंटिन्यूसली ट्राई किया है, फॉर कंसेप्शन नहीं हुई, तो फिर उसको हम सब फर्टिलिटी कहते हैं। और 12 महीनों के बाद फिर हम कॉज ढूंढते हैं कि क्यों नहीं हुई और देन उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है बेटे। देन थोड़ी सी नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन की यहाँ पे बातें करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है कि सब फर्टिलिटी के कॉजेज़ क्या हैं। एक बड़ा वो बना हुआ है कि अगर औलाद नहीं हो रही तो यकीनन औरत में मसला होगा, दूसरी शादी करा दें। बिल्कुल गलत बात है। जो सब फर्टिलिटी है वो फीमेल की एक रीजंस की वजह से भी हो सकती है, मेल रीजंस की वजह से भी हो सकती है, और दोनों की वजह से भी हो सकती है, और हो सकता है दोनों बिल्कुल हेल्दी और फिट हों और मसला कहीं और हो। हमारी जो गायनी ओपीडी थी जहाँ मैंने काम किया, वहाँ हमारी मैडम ने एक बहुत खूबसूरत आयत जो है कुरानी आयत लगाई हुई थी और वो कपल्स को कहती थी कि इसको पढ़ो। वो बड़ी खूबसूरत सी एक आयत थी। शायद मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत इसका तर्जुमा गलत कर दूँ, इसके लिए माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन आप देखिएगा मैं इसका मीनिंग बता रही हूँ कि वो अल्लाह है, वो हर चीज़ पर कादिर है, वो जिसे चाहे बेटों से नवाजता है, जिसे चाहे बेटियों से नवाजता है, और जिसे चाहे बे औलाद रखता है। तो जब कपल हमारे पास आता है, हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, वुमेन बिल्कुल ठीक है, औरत बिल्कुल ठीक है, लड़का बिल्कुल ठीक है, फिर भी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? अल्लाह की मर्जी, अल्लाह नहीं चाहता, ठीक है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ओके सो मेल कॉजेज है, फीमेल कॉजेज हैं, सो हमने इनके बारे में बात करनी है बेटे। फिर हम देखेंगे कि सब फर्टिलिटी का एक पेशेंट आ जाता है तो आपने कैसे प्रोसीड करना है, आपने किस तरह उसकी हिस्ट्री लेनी है, कैसे आपने उसके कॉज पे पहुंचना है, क्या इन्वेस्टिगेशंस बहुत ज़रूरी हैं, और जब आपको कॉज पता चल जाएगा तो उस पेशेंट को आपने किस तरह से मैनेज करना है। मैंने ना ये सारा चैप्टर कर लिया, आईवीएफ नहीं किया। पेपर में क्वेश्चन आ गया कि आप आईवीएफ के ना स्टेप्स को लिखें, तो ये चीज़ होती है कि आपने पूरे का पूरा चैप्टर करना है। सो बहुत आसान सा चैप्टर है। सो बेटे स्टार्ट करते हैं हम लोग कहाँ से, सब फर्टिलिटी से। ओके अब सब फर्टिलिटी का क्या मतलब है? डिले इन कंसेप्शन। लेकिन आपने कब कहना है डिले इन कंसेप्शन? जब वो 12 महीनों से ट्राई कर रहे हैं और तब तक बच्चे नहीं हुए और फिर वो आपके पास आ रहे हैं। एक मिनट। अच्छा, अब मैं आपको बता रही थी कि अगर हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं सब फर्टिलिटी से, तो सब फर्टिलिटी का क्या मतलब है। सो सब फर्टिलिटी से मुराद ये है कि डिले इन कंसेप्शन, यानी कि कंसेप्शन नहीं हो रही। सो डिले इन कंसेप्शन, और डिले की वजह से ही ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि डॉक्टर को या गायनी ओपीडी के अंदर वुमेन जो है वो विजिट करती हैं, कपल्स हमारे पास आती है। ये बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रीज़न है या इंपॉर्टेंट कॉज है। ठीक है। अब बेटे अगर वही बात मैं आपसे करूँ सब फर्टिलिटी की डेफिनेशन की, तो बहुत सारे लोगों ने इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस बनाई हुई हैं, लेकिन आज के बाद आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। ये डेफिनेशन है कि अ कपल दैट हैज नॉट एबल टू कंसीव आफ्टर 12 months ऑफ अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स, दैट कपल इज लेबल्ड एज इनफर्टाइल। सो एक ऐसा कपल जो कि कंसीव नहीं कर पाया, कब कंसीव नहीं कर पाया? जब उसने 12 months कंटिन्यूसली ट्राई किया है, 12 months उसने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया। ना व्हाट डू यू मीन बाय अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स? यानी इस दौरान उसने कोई भी कंट्रासेप्शन का मेथड, इधर बैरियर मेथड या कोई और चीज यूज नहीं की, और वो नहीं कंसीव कर पाया, तो तब हम इसको क्या बोलेंगे? सब फर्टाइल कपल बोलेंगे। ठीक है। अब आपने याद रखना है कि सब फर्टिलिटी की ना 2 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 हम लोग कहते हैं पेशेंट जो है उसको प्राइमरी सब फर्टिलिटी है, या बेटे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सब फर्टिलिटी है। प्राइमरी सब फर्टिलिटी का ये मतलब है कि पहले उनकी औलाद कभी भी नहीं हुई। ठीक है। नॉट एबल टू कंसीव सिंस, ठीक है, कभी भी उन्होंने कंसेप्शन की ही नहीं है, एक दफा भी कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई, कोई मिसकैरेज नहीं हुआ, कोई ऐसी चीज नहीं हुई। सेकेंडरी सब फर्टिलिटी वो होती हैं कि जिनके पहले से कोई 1-2 बच्चे हैं। बहुत दफा आपने देखा होगा एक बच्चा होता है उसके बाद औलाद ही नहीं हुई। ठीक है। एक ऑलरेडी बच्चा है, फिर वो 12 महीने या इससे ज्यादा टाइम हो गया ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अब बच्चा नहीं है, तो तब हम इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सब फर्टिलिटी बोलेंगे। यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को बात समझ आ गई होगी कि व्हाट डू यू मीन बाय सब फर्टिलिटी एंड व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी
सेकेंडरी सब फर्टिलिटी। अब बात आती है थोड़ी सी नेचुरल कंसेप्शन की। बेटे नेचुरल कंसेप्शन में आपने हमेशा जो ड्यूरेशन होता है ना उसको बहुत ज़्यादा माइंड में रखना है। और जब औरत आती है आपके पास तो आपने पूछना है कि आप कितने अरसे से शोहर के साथ रह रही हैं या शादी को कितना टाइम हो गया। अगर वो कह रही है 12 महीने, फाइन। कितना अरसा मियाँ के साथ रही है, वो कह जी 8 महीना, मेरा मियाँ तो सऊदीया में था या दुबई में था और 4 या 3 महीने हम साथ रहे हैं, तो वो कपल सब फर्टाइल नहीं है। ठीक है। उसके बाद यहाँ उसने कुछ चीज़ें लिखी हैं कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर आप अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स करते हो पूरे फर्स्ट मंथ में तो 10 से 20% चांसेस होते हैं कि कंसेप्शन हो जाए। जब 6 मेंस्ट्रुअल साइकिल अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया जाता है 6 मंथ्स पूरे, तो तब 70% चांसेस होते हैं कि कंसेप्शन हो जाए, प्रेगनेंसी हो जाए। और अगर 12 मंथ्स एक कपल साथ रह रहा है, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहा है और प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है तो 90% चांसेस हैं कि प्रेगनेंसी ठहरती है। लेकिन अगर नहीं ठहर रही तो फिर इसका मतलब है कोई ना कोई मसला है, फिर उस मसले को हम सॉर्ट आउट करेंगे। सब फर्टिलिटी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है। या अगर मैं कहूँ फर्टिलिटी, तो फर्टिलिटी सबसे पहले आपको पता है किस चीज़ पर डिपेंड करती है, मैटरनल एज पे, माँ की एज पे। जैसे जैसे मदर की एज 30 से ऊपर जाती है, इसी तरह अगर हम देखेंगे फर्टिलिटी तो फर्टिलिटी 30 के बाद ऐसे नीचे आना शुरू हो जाती है। ठीक है। अब ये फर्टिलिटी 30 के बाद क्यों आना शुरू हो जाती है, 36 के बाद तो बिल्कुल ही, क्योंकि जो अच्छे वाले एग्स होते हैं, कॉम्पिटेंट एग्स होते हैं, वो इनिशियल साइकिल्स में यूज हो जाते हैं, बाद में पीछे कुछ गलत सड़े अंडे रह जाते हैं या बिल्कुल ओवरीज में खत्म हो जाते हैं, तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। ठीक है। होगी भी तो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज का बहुत ज्यादा रिस्क है। तो 30 के बाद चांसेस कम हो जाते हैं और 36 के बाद और ज्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है। ना सिर्फ ये कि मैटरनल एज होती है, और ये बात आपने सुनी होगी मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, लेकिन गलत बात है। अगर हम फादर या फिर मेल साइड की बात करें तो मेल की भी जो स्पर्म्स की क्वांटिटी होती है वो 40 के बाद डिक्रीज करना शुरू हो जाती है, और इसी तरह जो फ्रीक्वेंसी होती है इंटरकोर्स की वो भी मेल की आफ्टर 50 खत्म हो जाती है, उसमें इतनी जो डिजायर होती है वो नहीं रहती है। ठीक है। तो फर्टिलिटी को इफेक्ट करती है मैटरनल एज एंड ऑल्सो पैटर्नल एज, फादर की जो एज होती है वो भी बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। अब दूसरी बात बेटे, वो नेचुरल कंसेप्शन में क्या करा है, वो कहता है कि जितनी ज़्यादा आपकी जो इंटरकोर्स की फ्रिक्वेंसी है और ड्यूरेशन है जितनी ज़्यादा होगी उतना ही जाहिर है कंसेप्शन का जो चांस है वो ज़्यादा होगा, प्रेगनेंसी का चांस ज़्यादा होगा। इसलिए हम जो वुमेन आती हैं सब फर्टिलिटी की कंप्लेन के साथ, हम उन्हें कहते हैं फ्रिक्वेंसी बढ़ा दें और हम उन्हें कहते हैं हर ऑल्टरनेट डे के ऊपर वो इंटरकोर्स करें अगर वो कंसीव करना चाहती हैं। और इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपने ये याद रखनी है कि हम उन्हें इंडिकेट करते हैं कि जो फर्टाइल विंडो है ना उस दौरान आपने इंटरकोर्स लाजमी करना है, डेली करना है, और चूंकि उस टाइम 90% चांसेस होते हैं कि आपका जो प्रेगनेंसी है, हमल है, वो ठहर जाएगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फर्टिलिटी विंडो? फर्टिलिटी विंडो बेटे किसको कहते हैं? ओव्यूलेशन से 1 आध दिन पहले और ओव्यूलेशन के 2 दिन के बाद। यहाँ मैं इतना टच नहीं करूंगी, आप ऑलरेडी समझ चुके हुए हैं कि जब ये ओवरीज हैं और ओव्यूलेशन होती है और ओवरी से जब एग निकलता है, फॉर एग्जांपल ये मैंने ठीक नहीं बनाई लेकिन ये अगर फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ एग आ गया है, तो ये एग कितनी देर के लिए यहाँ रहता है? रिलीज होने के 24 से 48 आवर तक यहाँ वेट करता है। तो इस दौरान चूंकि एग बाहर आया हुआ है और अगर इंटरकोर्स होगा और मेल गैमेट जाएगा तो आराम से क्या हो जाएगी, कंसेप्शन हो जाएगी, प्रेगनेंसी ठहर जाएगी। बाद में 48 आवर्स के बाद ये एग डीजेनरेट हो जाता है, फिर इंटरकोर्स करते भी रहो, मेल गैमेट अंदर जा भी रहा है तो वो किसको फर्टिलाइज करेगा? एग ही नहीं है। एग कब आता है? यहाँ पे ओव्यूलेशन के बाद। ओव्यूलेशन कौन सा दिन होता है आपका? अगर नॉर्मल साइकिल है 28 डेज का या 30 डेज का साइकिल है तो आपके साइकिल का जो 14 से 15th डे होता है वो ओव्यूलेटरी डे होता है। ओव्यूलेशन को फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके हैं। सर्वाइकल म्यूकस जो है वो थिन हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर रेज होता है, वुमेन को थोड़ा सा हल्का सा पेन होता है, या फिर अगर रेगुलर साइकिल है तो वो इसको खुद भी मॉनिटर कर सकती है। सो दिस इज नोन एज फर्टिलिटी विंडो। फर्टिलिटी विंडो पे अगर ट्राई किया जाएगा तो कंसेप्शन या प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाते हैं। नॉर्मल साइकिल पे हम कहते हैं ओव्यूलेशन से 1 दिन पहले और ओव्यूलेशन के 2 दिन बाद वाला जो टाइम है, यानी 14, 15, 16, 17, 18 का ये जो दिन होते हैं आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा कौन से ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि आपकी फर्टिलिटी को इफेक्ट करते हैं? तो बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेल स्मोक कर रहा है तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसकी स्पर्म की क्वांटिटी को इफेक्ट कर सकता है। इसी तरह जो अल्कोहल का यूज है वो भी इफेक्ट कर सकता है। बहुत ज्यादा कैफीन जो है वो भी इफेक्ट करती है। इंक्रीज BMI बहुत इंपॉर्टेंट कॉज आजकल बनता जा रहा है इनफर्टिलिटी का। सो वुमेन जो ज्यादातर आती हैं PCOS के साथ या इन सब फर्टिलिटी की कंप्लेंट्स के साथ, वो ओबीज अगर हो तो हमारी सबसे पहली इंडिकेशन ये होती है कि अपने वेट को कम करें। तो यहाँ तक हमने जनरली
बात की है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉजेज बताती हूँ, लेकिन बेटे एक नॉर्मल बात हुई कि फर्टिलिटी क्या है, प्राइमरी सब फर्टिलिटी, सेकेंडरी सब फर्टिलिटी क्या है, नॉर्मली कंसेप्शन किस तरह से होती है, फैक्टर्स मैटरनल एज है, पैटर्नल एज है, उसके बाद हमने कहा एक्सटर्नल बहुत सारे फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल स्मोकिंग, अल्कोहल यूज़, कैफीन यूज़, ज़्यादा BMI वगैरह, एंड देन व्हाट डू यू मीन बाय फर्टिलिटी विंडो। ठीक है, जितनी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा उतने कंसेप्शन के चांसेस ज़्यादा, जितनी फ्रिक्वेंसी कम है, आप एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स हैं, तो उसके अंदर पे फर्टिलिटी के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि सब फर्टिलिटी होती क्यों है, सब फर्टिलिटी के क्या कॉजेस हो सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं बेटे कि जो सब फर्टिलिटी है उसके बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। अभी मैंने कहा